बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, क्या हाल हैं? ठीक ठाक हैं? खैरियत है? अच्छा जी स्टूडेंट्स, आज हमने ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर के सब्जेक्ट के ऊपर बात करनी है। और ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर का जो आप लोगों का कोर्स है, पहले उसको थोड़ा सा डिस्कस करेंगे और फिर उसके फर्स्ट चैप्टर पे बात करेंगे। जो कोर्स है आप लोगों का ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर का, वो एक्चुअली जो है वो टोटल अगर हम लोग देखें तो वो 18 चैप्टर्स में डिवाइडेड है और उसके टोटल 4 पार्ट्स हैं। सबसे पहला जो पार्ट है वो है इंट्रोडक्शन, और इंट्रोडक्शन का ही चैप्टर जो है वो इस लेक्चर के अंदर डिस्कस किया जाएगा। और इंट्रोडक्शन के बाद आपकी पूरी बुक के 3 पार्ट्स बनते हैं, द इंडिविजुअल लेवल, द ग्रुप लेवल एंड द ऑर्गेनाइजेशनल सिस्टम लेवल। ठीक हो गया? तो आपकी बुक के टोटल जो हैं वो 4 पार्ट्स बनेंगे। और हम लोग जानते हैं कि हमारी जो रिकमेंडेड बुक है इस कोर्स के लिए, ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर के लिए, वो है स्टीफन पी रॉबिन्स एंड टिमोथी ए जज। ठीक, इसकी बुक जो है वो हम लोगों ने लेनी है। 15th एडिशन ले लें या ऑनवर्ड, कोई भी आपको 16, 17, 18 मिल जाए। अभी तक 18 तक एडिशन जो है वो मार्केट में अवेलेबल हैं, आप इनमें से कोई एक एडिशन ले लेंगे। तो 15th जो है मैं उस एडिशन के मुताबिक जो है वो डिस्कशन करूँगा एक्चुअली। तो इस बुक के अंदर मैंने बोला कि 4 टोटल जो है वो हिस्सों में डिवीज़न हुई हुई है आपके कोर्स की। और उसमें से जो फर्स्ट पार्ट है वो है एक्चुअली इंट्रोडक्शन ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर। तो आज के लेक्चर में इंट्रोडक्शन पे ही बात होगी। और इंट्रोडक्शन के अंदर जो चीज़ें हमने डिस्कस करनी है, सबसे पहली स्लाइड जो है, नेम ऑफ चैप्टर है व्हाट इज़ ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर, चैप्टर नंबर 1। अब जो चैप्टर नंबर 1 है उसके अंदर सबसे पहले आपको एक टर्म जो है वो क्लियरली पता होनी चाहिए, व्हाट मैनेजर्स डू। मैनेजर्स का क्या काम है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर? मैनेजर्स को एडमिनिस्ट्रेटर भी कहते हैं हम लोग। और इंडिविजुअल्स हु अचीव गोल्स थ्रू अदर पीपल, इंडिविजुअल्स हु अचीव गोल्स थ्रू अदर पीपल आर कॉल्ड मैनेजर्स। और मैनेजरियल एक्टिविटीज़ कौन कौन सी हैं? टू मेक डिसीजन, टू एलोकेट रिसोर्सेज, डायरेक्ट एक्टिविटीज़ ऑफ अदर्स टू अटेन गोल्स, यानी दूसरों को डायरेक्शन देना, दूसरों को गाइड करना कि वो किस तरीके से जो है वो अपना रोल प्ले करेंगे, किस तरीके से अपना काम करेंगे, तो उससे ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स जो हैं वो अचीव हो सकते हैं। फिर इसके बाद हम लोग नेक्स्ट अगर देखते हैं, वेयर मैनेजर्स वर्क। और हम सब जानते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर मैनेजर्स जो हैं उनकी ज़रूरत होती है। वो लोग जो ऑर्गेनाइजेशन को चलाते हैं, एक्चुअली डिसीजन मेकिंग करते हैं, लोगों को डायरेक्ट करते हैं, उनको गाइड करते हैं, उनको लेके चलते हैं फॉर द अचीवमेंट ऑफ गोल्स, वही मैनेजर्स होते हैं। तो ऑर्गेनाइजेशन की डेफिनेशन को देखते हैं, व्हाट इज़ ऑर्गेनाइजेशन। इसके अंदर सबसे पहली बात, कॉन्शियसली कोऑर्डिनेटेड सोशल यूनिट, यानी लोगों का मिल के जो है वो विद द कंसेंट, या यू कैन से डेलिब्रेटली, जो लोग जो हैं वो मिल के जो है वो काम करने के लिए, इंटेंशनली तौर पे लोग काम करने के लिए जब मिल के एक जो है वो बनाते हैं, कोई सेटअप बनाते हैं, कंपोज्ड ऑफ 2 और मोर पीपल, 2 या 2 से ज़्यादा लोग, दैट फंक्शन ऑन ए रिलेटिवली कंटिन्यूस बेसिस, और वो मसलसल अपना उसमें रोल प्ले करते हैं टू अचीव ए कॉमन गोल और सेट ऑफ गोल्स। आपके सामने एक गोल है और उस गोल को मद्देनज़र रखते हुए 2 या 2 से ज़्यादा लोग डेलिब्रेटली एंड कॉन्शियसली जो है वो उसमें काम करेंगे, कंसिस्टेंटली काम करेंगे, और तब वो गोल अचीव होगा। तो इसके अंदर ऑर्गेनाइजेशन की डेफिनेशन के बाद नेक्स्ट जो स्लाइड है हमारी, वो है मैनेजमेंट फंक्शंस। और ये आप लोगों ने प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट के अंदर पढ़े होंगे कि कौन कौन से मैनेजमेंट फंक्शंस हैं। सबसे पहला है प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, लीडिंग एंड कंट्रोलिंग। देयर आर 4 फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, और इन्हीं 4 फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट को हम पहले डिस्कस करते हैं। प्लानिंग का मतलब सिंपली ये है कि मंसूबा बनाना, तरतीब देना, चीज़ों को प्लान करना, चीज़ों को किस तरह से हम लोग अपना जो है वो ऑर्गेनाइजेशनल सेटअप जो है वो बनाएंगे, जो है वो किस तरीके से रिसोर्सेज इकट्ठे करेंगे, कहाँ से हम रिसोर्सेज लेंगे, ये सारा जो है वो प्लान करना। तो इसमें है जी दी ए प्रोसेस दैट इंक्लूड डिफाइनिंग गोल्स,
डिफाइनिंग गोल्स, अपने गोल्स को डिफ़ाइन करना, एस्टेब्लिशिंग स्ट्रेटजीज़, और उन गोल्स को अचीव करने के लिए स्ट्रेटजीज़ बनाना, तरतीब देना चीज़ों को किस तरह से हम उन गोल्स तक पहुँचेंगे। एंड डेवलपिंग प्लान्स, और फिर प्लान्स डेवलप करना टू कोऑर्डिनेट एक्टिविटीज़, अपनी एक्टिविटीज़ को कोऑर्डिनेट करने के लिए। देन उसके बाद है ऑर्गेनाइजिंग। ऑर्गेनाइजिंग के अंदर क्या है, डिटर्मिनिंग व्हाट टास्क्स आर टू बी डन, आप हमने क्या काम करना है, हु इज़ टू डू दैम, किसको वो काम करना है, हाउ द टास्क आर टू बी ग्रुप्ड, और अगर ग्रुप बेस्ड जो है परफॉर्मेंस होगी तो किस तरह से किसको कौन सा टास्क असाइन किया जाएगा, हु रिपोर्ट्स टू होम, कौन टॉप लेवल पे काम करेगा, कौन उसके अंडर आएगा, कौन उसके अंडर आएगा। तो इसमें हायरार्की ऑफ मैनेजमेंट जो है वो भी हमने बनानी है ऑर्गेनाइजिंग के अंदर। एंड वेयर डिसीजंस आर टू बी मेड, और डिसीजन मेकिंग किस तरह से होगी, कौन डिसीजंस लेंगे और कौन उनको फॉलो करेंगे। देन इसके बाद है नेक्स्ट फंक्शन लीडिंग, ए फंक्शन दैट इंक्लूड्स मोटिवेटिंग एम्प्लॉइज़ को मोटिवेट करना, डायरेक्टिंग अदर्स, उनको डायरेक्शन देना दूसरों को, सेलेक्टिंग द मोस्ट इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन चैनल्स एंड रिजॉल्विंग द कॉन्फ्लिक्ट्स, और उसमें कम्युनिकेशन किस तरीके से होगी, अपवर्ड होगी, डाउनवर्ड होगी, या हॉरिजेंटल होगी, वर्टिकल होगी, ये हमने इसमें तय करना है, और किसने किसको कम्युनिकेट करना है, और किस तरीके से अगर कॉन्फ्लिक्ट्स राइज होंगे तो उनको ख़त्म करना है, ये लीडिंग में आ जाएगा। और देन कंट्रोलिंग का मतलब सिंपली ये है कि इस चीज़ को देखना कि हमने जो टारगेट सेट किया था, हमने जो एस्टिमेटेड प्लान बनाया था, वो प्लान आया अचीव हुआ या नहीं, हम उससे कितना डेविएट कर रहे हैं, हम उससे कितना दूर हैं। मॉनिटरिंग एक्टिविटीज़ टू एंश्योर दैट दे आर बीइंग अकम्प्लिश्ड एज प्लान्ड, एंड वेदर देर आर सिग्निफिकेंट डेविएशंस और नॉट, क्या जो हमने प्लान किया था उसको हमने अचीव किया या नहीं, अगर हम उससे दूर हैं, अगर उसमें कोई डेविएशन है तो उस डेविएशन को किस तरीके से जो है वो ख़त्म किया जा सकता है, किस तरह से उससे टारगेट तक फिर पहुंचा जा सकता है जो हमने सेट किया था। तो ये थे आपके मैनेजमेंट फंक्शंस। देन इसके बाद है जी मैनेजमेंट स्किल्स। तो मैनेजमेंट स्किल्स पे जब हम लोग बात करते हैं तो देर आर 3 टाइप्स ऑफ मैनेजमेंट स्किल्स। तो मैनेजमेंट स्किल्स में सबसे पहले हैं टेक्निकल स्किल्स, दूसरे नंबर पे हैं ह्यूमन स्किल्स, और तीसरे नंबर पे हैं कंसेप्चुअल स्किल्स। सबसे पहले जो इसके अंदर हमने बोला जी टेक्निकल स्किल्स क्या होते हैं। तो टेक्निकल स्किल्स जो हैं हमारे, वो एक्चुअली वो स्किल्स हैं जो हमारे पास स्पेशलाइज्ड नॉलेज या एक्सपर्टीज़ होती हैं। स्पेशलाइज्ड नॉलेज या कोई एक्सपर्टीज़ हैं, उसकी बेस पे हम लोग जो कोई काम करने की हमारी एबिलिटी होती है उसको टेक्निकल स्किल बोला जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल एक बंदा डॉक्टर है तो इसका मतलब ये है कि उसको क्या काम आता है, बल्कि इससे बेटर एग्जांपल ये है, फॉर एग्जांपल एक बंदा कारपेंटर है तो उसके पास एक टेक्निकल स्किल मौजूद है कि वो जो है वो लकड़ी को काट के उससे फर्नीचर तैयार कर सकता है। इसी तरह एक बंदा जो है वो मोटर मैकेनिक है तो वो उसको ठीक कर सकता है। तो उसके पास स्पेशलाइज्ड नॉलेज है और एक्सपर्ट है वो उस फील्ड में, और उस नॉलेज को जब वो अप्लाई करता है दैट इज़ कॉल्ड टेक्निकल स्किल। फिर इसके बाद है जी नेक्स्ट ह्यूमन स्किल, कि आप लोगों को कितने अच्छे तरीके से मैनेज कर लेते हैं। द एबिलिटी टू वर्क विद, अंडरस्टैंड एंड मोटिवेट अदर पीपल बोथ इंडिविजुअली एंड इन ग्रुप्स। आप एज ए इंडिविजुअल जब काम करते हैं दूसरों के साथ तो तब आप किस तरीके से दूसरों को जो है वो मैनेज करते हैं, किस तरह से उनके साथ जो है वो वर्क करते हैं, आप कितना उनको अंडरस्टैंड करते हैं, कितना आप उनको मोटिवेट करते हैं, और जब ग्रुप के अंदर आप काम कर रहे होते हैं तो तब आप अपना रोल किस तरीके से प्ले करते हैं। फिर इसके बाद आपके पास थर्ड टाइप ऑफ स्किल्स हैं कंसेप्चुअल स्किल्स। तो एक्चुअली कंसेप्चुअल स्किल्स मीन मेंटल स्किल्स। तो आपका माइंड जो है वो कम्प्लेक्स सिचुएशन के अंदर आपको किस तरीके से जो है वो रिस्पॉन्ड करता है और आपको कम्प्लेक्स सिचुएशन से किस तरीके से निकालता है। कई लोगों में ये स्किल्स बहुत ज़्यादा होते हैं कम्प्लेक्स सिचुएशंस को हैंडल करने की, उनके अंदर एबिलिटी ज़्यादा होती है, और कई लोगों में ये एबिलिटी कम होती है। और डेफिनेटली जिनके अंदर ये एबिलिटी ज़्यादा होती है वही हायर लेवल ऑफ मैनेजमेंट पे काम कर रहे होते हैं।
ठीक हो गया जी। तो इसके बाद जी आपके पास नेक्स्ट है, इसके बाद इसमें एक चीज़ और डिस्कस करना चाहूँगा जो स्लाइड्स के अंदर डिस्कस नहीं की हुई लेकिन बुक के अंदर मौजूद है, और वो भी यहाँ पर हम लोग जो है वो डिस्कस कर लेते हैं अभी। तो उसको भी आप लोगों ने ज़रूर स्टडी करना है। वो हैं जी मैनेजमेंट फंक्शंस के बाद ही आना चाहिए था मैनेजमेंट रोल्स। तो मैनेजमेंट रोल्स कौन कौन से हैं? इन द लेट 1960s हेनरी मिंड्सबर्ग जो है उसने जो है वो कुछ मैनेजमेंट रोल्स जो हैं वो डिफ़ाइन किए, और उसने कहा जी मैनेजर जो है वो 3 तरह के रोल्स जो है वो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर प्ले करता है। तो मैनेजमेंट रोल्स में अगर हम लोग देखें तो सबसे पहले है इंटरपर्सनल रोल्स। इंटरपर्सनल रोल्स, ठीक है, इंटरपर्सनल रोल्स। तो इंटरपर्सनल रोल्स के बाद दूसरे नंबर पे आपके आ जाएंगे इंफॉर्मेशनल रोल्स, और तीसरे नंबर पे आ जाएंगे डिसीजनर रोल्स। अब ये जो तीनों टाइप्स बोली हैं इसमें सबसे पहली जो टाइप है इंटरपर्सनल रोल्स, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इंटरपर्सनल रोल्स की आगे अगर क्लासिफिकेशन की जाए, आप लोग अगर एडिशन नंबर जो है वो 15 स्टीफन पी रॉबिन्स की बुक का लेंगे तो उसके पेज नंबर 7 के ऊपर आपको मिंडबर्ग्स मैनेजरियल रोल्स मिलेंगे, और उसकी जो है वो फर्दर क्लासिफिकेशन भी आपको वहाँ पे दिखेगी। और उसके अंदर इंटरपर्सनल रोल्स के अंदर 4 आगे उसके रोल्स आते हैं, बल्कि 3 रोल्स आते हैं उसके। वो है फिगर हेड, लीडर एंड लिएजन। फिगर हेड, लीडर एंड लिएजन। फिगर हेड का मतलब सिंपल ये है कि सिंबॉलिकली आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन को मुख्तलिफ़ जगहों पे जो है वो प्रेजेंट करते हो। लीडर का मतलब ये है कि आप दूसरों को मोटिवेट करते हो और एम्प्लॉइज़ को डायरेक्शन देते हो, उनको गाइड करते हो और उनसे काम लेते हो। लिएजन का मतलब ये है कि जी आप दूसरों के साथ जो है वो आउटसाइड जो पीपल हैं उनके साथ जो है वो इन कांटेक्ट रहते हो ऑन बिहाफ ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, और उनके साथ इंफॉर्मेशन का फ़्लो रखते हो। ठीक है, तो हम लोगों ने पहले जो रोल्स डिस्कस किए हैं वो हैं जो है इंटरपर्सनल रोल्स। तो इंटरपर्सनल रोल्स की आगे मैंने 3 जो हैं वो क्लासेस बताई हैं, 3 तरह की एक्टिविटीज़ मैंने बताई हैं कि वो उसके अंदर आती हैं। फिर उसके बाद जो है वो है इंफॉर्मेशनल रोल्स। इंफॉर्मेशनल रोल जब आप ऑर्गेनाइजेशन के अंदर प्ले करते हैं तो उस वक्त आप एज ए मॉनिटर, एज ए डिज़ामिनेटर, एज ए स्पोक्स पर्सन काम करते हैं। तो आप इन तीनों वर्ड्स के ऊपर अगर गौर करेंगे तो मॉनिटर का मतलब क्या होता है? मॉनिटर का सिंपली मतलब ये होता है रिसीव ए वाइड वैरायटी ऑफ इंफॉर्मेशन, सर्व एज ए नर्व सेंटर ऑफ इंटरनल एंड एक्सटर्नल इंफॉर्मेशन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। एक्चुअली आप जो है वो इंफॉर्मेशन को रिसीव करते हो मॉनिटर के तौर पे जब आप काम करते हो, और कंट्रोल करते हो इन्फॉर्मेशन को, और जो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन होती है वो आप आगे फॉरवर्ड कर देते हो। दैन इसके बाद है डिज़ामिनेटर, ट्रांसमिट्स इंफॉर्मेशन रिसीव फ्रॉम आउटसाइडर्स और फ्रॉम अदर एम्प्लॉइज टू द मेंबर्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशंस। आप इंफॉर्मेशन लेते हो आउटसाइडर से, और वो आप एम्प्लॉइज़ ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस को जो है वो इंफॉर्मेशन यानी जो ऑर्गेनाइजेशन के बाकी लोग हैं उन तक वो फॉरवर्ड करते हो। स्पोक्स पर्सन transmits information to outsiders on organizations, plans, policies, actions and results, serve as a expert on organizations industry। एक्चुअली आप लोग अपनी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में कई जगहों पे ब्रीफिंग दे रहे होते हो, आप बता रहे होते हो दूसरों को अपनी पॉलिसीज़, अपने एक्शंस, अपने रिजल्ट्स के बारे में, अपने प्लान्स के बारे में दूसरों को बताते हो। तो तब आप लोग वहाँ पे एज ए स्पोक्स पर्सन जो है वो अपना रोल प्ले कर रहे होते हो। तो हमने 2 तरह के रोल्स को डिस्कस किया। पहले इंटरपर्सनल रोल्स, उसमें 3 जो हैं वो उसकी आ जाती हैं फर्दर टाइप्स, फिगर हेड, लीडर, लिएजन। और इंफॉर्मेशनल रोल्स में आप मॉनिटर, डिज़ामिनेटर और स्पोक्स पर्सन के तौर पे जो है वो खुद को प्रेजेंट कर रहे होते हो। और तीसरी जो रोल की टाइप है वो है जी डिसीजनल रोल्स। यू आर टेकिंग डिसीजंस ऑन द बिहाफ ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। एंटरप्रेन्योर, डिस्टर्बेंस हैंडलर, रिसोर्स एलोकेटर
एंड निगोशिएटर। ये चार आपकी जो है वो इसमें रोल्स आते हैं डिसीजनल के अंडर। तो आप यहाँ पे चार कह लें, चार तरह से आप एज ए डिसीजन मेकर काम कर रहे होते हो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, मैनेजर जब आप होते हो। तो एंटरप्रेन्योर का मतलब ये है कि आप क्या करते हो, ऑर्गेनाइजेशन के लिए नई अपॉर्चुनिटीज़ को तलाश करते हो और फिर उन प्रोजेक्ट्स पे काम करते हो जो अपॉर्चुनिटीज़ आपने तलाश की होती हैं। देन यू आर एक्चुअली एंटरप्रेन्योर। नई प्रोडक्ट लाइन शुरू की है, नई इन्वेस्टमेंट की है, नया कोई प्रोजेक्ट लॉन्च किया है। देन उसके बाद है डिस्टर्बेंस हैंडलर। आपको कोई ऑर्गेनाइजेशन के अंदर या बाहर से कोई डिस्टर्बेंस नज़र आ रही है जिससे आपकी ऑर्गेनाइजेशन इफ़ेक्ट हो सकती है, देन उस सूरत में आपको कोई डिसीजन लेके उस सूरत हाल को करेक्ट करना होता है। तो ऐसी सूरत हाल में आप डिस्टर्बेंस हैंडलर के तौर पे काम कर रहे होते हो। फिर उसके बाद है जी रिसोर्स एलोकेटर। आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन की रिसोर्सेज के हवाले से डिसीजंस कर रहे हो कि जो सिग्निफिकेंट ऑर्गेनाइजेशनल रिसोर्सेज हैं, इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशनल रिसोर्सेज हैं, उनको किस तरह से लोगों के दरमियान में, एम्प्लॉइज़ के दरमियान में, पब्लिक के दरमियान में डिस्ट्रीब्यूट किया जाए, उस हवाले से आपकी डिसीजन मेकिंग रिसोर्स एलोकेटर के तौर पे कहलाती है। फिर उसके बाद है जी आपके पास निगोशिएटर। निगोशिएटर का रोल आपका ये है, रिस्पॉन्सिबल फॉर रिप्रेजेंटिंग द ऑर्गेनाइजेशन एट मेजर निगोशिएशंस। बहुत बड़े बड़े जब जहाँ पर डिसीजंस या बारगेनिंग्स हैं या निगोशिएशंस हैं, वहाँ पे आपको उसका पार्ट बनाया जाता है और आप वहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन के बिहाफ पे जो है वो अपना जो है वो रोल प्ले कर रहे होते हो। तो मैंने आपके साथ जब ऑर्गेनाइजेशन के अंदर मैनेजमेंट स्किल्स जो मैनेजर जो है उसके पास जो मैनेजमेंट स्किल्स होने चाहिए उसकी बात की, साथ ही मैंने मैनेजमेंट रोल्स की भी बात की। तो मैनेजमेंट रोल्स की समरी ये है कि आप लोग एज ए मैनेजर तीन तरह के रोल्स प्ले कर रहे होते हो और तीनों तरह के जो रोल्स हैं उसको अगर फर्दर सब डिवाइड किया जाए तो उसकी आगे जो है वो पहले रोल जो है वो इंटरपर्सनल रोल्स की आगे 3 टाइप्स हैं, इंफॉर्मेशनल रोल्स की आगे 3 टाइप्स हैं और डिसीजनल रोल्स की आगे 4 टाइप्स हैं। तो ये बात भी हो गई डिटेल के साथ। फिर उसके बाद है जी इफ़ेक्टिव वर्सेस सक्सेसफुल मैनेजरियल एक्टिविटीज़। ठीक है, तो ये जो है वो लूथन की एक स्टडी है, उसके मुताबिक जो है वो ये आपके साथ डिस्कस किया जाता है कि जी इफ़ेक्टिव वर्सेस सक्सेसफुल मैनेजरियल एक्टिविटीज़ में क्या फ़र्क है। ठीक है, देन इसमें हम देखें तो ट्रेडिशनल मैनेजमेंट क्या कहती है। ट्रेडिशनल मैनेजमेंट कहती है कि जी डिसीजन मेकिंग, प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग। डिसीजन मेकिंग, प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग जो है वो इसके अंदर आती है। देन उसके बाद है जी कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन जो है वो एक्सचेंजिंग रूटीन इंफॉर्मेशन एंड प्रोसेसिंग पेपर वर्क। यानी आप रूटीन इंफॉर्मेशन को जो है वो फ्लो करें और उसके बाद पेपर वर्क उसके बिहाइंड करें। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट क्या कहती है, मोटिवेटिंग, डिसिप्लिनिंग, मैनेजिंग कॉन्फ्लिक्ट, स्टाफिंग एंड ट्रेनिंग। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में ये चीज़ें आती हैं। अब आपको ये 4 चीज़ें हैं, 4 चीज़ें इसके अंदर जो हैं वो उनके बारे में एक्चुअली इंट्रोड्यूस करवाया जा रहा है, व्हाट इज़ मेंट बाय दीज टर्म्स। ठीक है, तो इसमें जो है ये आपके सामने जो इफ़ेक्टिव वर्सेस सक्सेसफुल मैनेजरियल एक्टिविटीज़ पे बात की जा रही है, इसके अंदर ये जो है फ्रेड लूथन जो है उसने और उसके एसोसिएट्स जो हैं उन्होंने जो है वो एक पर्सपेक्टिव को सामने रखते हुए जो है वो रिसर्च की और उन्होंने जो है वो 450 मैनेजर से ये क्वेश्चंस पूछे और वो एक्चुअली इन 4 तरह की मैनेजरियल एक्टिविटीज़ के अंदर इन्वॉल्व थे। ठीक हो गया, और उससे क्या ये साबित हुआ कि दे आर इफ़ेक्टिव एंड सक्सेसफुल मैनेजर्स। और उसकी आगे फिर जो एक्टिविटीज़ जो वो परफॉर्म कर रहे थे उनकी डिवीज़न मौजूद है और डिवीज़न 4 हिस्सों में है। ट्रेडिशनल मैनेजमेंट एक्टिविटीज़ जो वो परफॉर्म कर रहे थे कम्युनिकेशन के हवाले से, और फिर ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के हवाले से मोटिवेटिंग, डिसिप्लिनिंग, मैनेजिंग कॉन्फ्लिक्ट, स्टाफिंग एंड ट्रेनिंग। ये काम करना ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के हवाले से जो है ये एक्टिविटीज़ परफॉर्म करनी पड़ती हैं एज ए इफ़ेक्टिव एंड सक्सेसफुल मैनेजर। एंड नेटवर्किंग के हवाले से है सोशलाइजिंग, पॉलिटिकिंग एंड इंटरेक्टिंग विद अदर्स। आपको दूसरों के साथ जो है वो मिलना है, बैठना है, काम करना है, बातचीत करनी है, पॉलिटिक्स के हवाले से आपको रोल प्ले करना है और इंटरेक्ट करना है। दीज एक्टिविटीज़ एक्चुअली बेस फॉर
सक्सेसफुल मैनेजरियल एक्टिविटीज़। अब ये जो बेसिक टर्म्स हैं सारी की सारी, ये आपने प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट के अंदर पढ़ी हुई हैं। उन्हीं के बारे में थोड़ा सा आपको बताने के बाद आज हम लोग जो है वो डिस्कस करने लगे हैं अपने सब्जेक्ट के बारे में। तो सब्जेक्ट का की जो पहले नंबर पे जो डेफिनीशन है, व्हाट इज़ ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर। ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर पे हम बात करने लगे हैं। A field of study that investigates the impact that individuals, groups, and structure have on behavior within organizations for the purpose of applying such knowledge towards improving an organization's effectiveness। तो ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर जो है वो एक्चुअली क्या है, वो है जी स्टडी करना और इन्वेस्टिगेट करना कि इंडिविजुअल के, ग्रुप्स के और पूरी ऑर्गेनाइजेशन का जो बिहेवियर है उसको किस तरीके से इम्प्रूव किया जाए, किस तरीके से उसको होना चाहिए, और फिर उससे ऑर्गेनाइजेशंस के गोल्स को किस तरीके से अचीव किया जा सकता है। तो हम लोगों ने इसके अंदर जो है वो इंडिविजुअल लेवल पर किस तरीके से बिहेवियर होना चाहिए, फिर उसके बाद जो है वो ग्रुप बिहेवियर कैसे होना चाहिए, फिर फॉर दी होल ऑर्गेनाइजेशन जो है वो ऑर्गेनाइजेशन का बिहेवियर क्या होना चाहिए कि जिससे ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स जो हैं वो एफिशिएंटली एंड इफ़ेक्टिवली अचीव हो सके, उसको स्टडी करना है। ठीक हो गया जी। देन इसके बाद ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर के बाद दो टर्म्स हमारे सामने आती हैं। इंट्यूशन को एक्चुअली जो है वो ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर कहता है कि इंट्यूशन शुड बी रिप्लेस्ड विद सिस्टमैटिक स्टडी। इंट्यूशन क्या है कि हमें हमारा एक्सपीरियंस क्या कहता है, हमारी सोच क्या कहती है किसी सिचुएशन में कि क्या डिसीजन लेना चाहिए। अ फीलिंग नॉट नेसेसरीली सपोर्टेड बाय रिसर्च। एक्चुअली जब आप लोग अपनी जो है वो ओपिनियन या अपनी जो जजमेंट है या अपना जो पास्ट एक्सपीरियंस है या जो आपकी गट फीलिंग है उसकी बेस पे आप जब डिसीजन लेते हैं, दैट इज़ कॉल्ड इंट्यूशन। एंड सिस्टमैटिक स्टडी मीन्स के लुकिंग एट relationships, attempting to attribute cause and effect, and drawing conclusion based on scientific evidence, provides a means to predict behavior। तो सिस्टमैटिक स्टडी ये कहती है कि चीज़ों के अंदर रिलेशनशिप को ढूंढा जाए कि अगर एम्प्लॉइज़ की परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है तो उसके पीछे क्या क्या फैक्टर्स हैं और कौन से फैक्टर्स कितना कंट्रीब्यूट कर रहे हैं जिसकी वजह से एम्प्लॉइज़ की परफॉर्मेंस बेहतर नहीं है। वेदर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर मोटिवेशन नहीं उनको प्रॉपर मिल रही या टर्नओवर अगर है तो उसकी क्या काजेज़ हैं, तो उनके पीछे जो है वो रिलेशनशिप चीज़ों के पीछे ढूंढ के फिर उसके बाद जो है वो डिसीजन मेकिंग होनी चाहिए। इसके बाद जी नेक्स्ट हमारी टर्म है कंट्रीब्यूटिंग डिसिप्लिन्स टू दी ओबी फील्ड। इसमें 5 डिसिप्लिन्स हैं जिन पे बात हो रही है, जो मेन 5 डिसिप्लिन्स हैं जिनको मिल के हमारा ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर का जो है सब्जेक्ट बनता है। दैट इज़ फर्स्ट वन इज़ साइकोलॉजी, सेकंड इज़ सोशियोलॉजी, थर्ड इज़ सोशल साइकोलॉजी, फोर्थ इज़ एंथ्रोपोलॉजी एंड फिफ्थ इज़ पॉलिटिकल साइंस। अब साइकोलॉजी का मतलब क्या है? साइकोलॉजी का मतलब है द साइंस दैट सीक्स टू मेजर, एक्सप्लेन एंड सम टाइम चेंज द बिहेवियर ऑफ ह्यूमन एंड अदर एनिमल्स। ऐसी साइंस जो ये बताती है कि किस तरह से जो है वो मेजर करना है, एक्सप्लेन करना है और चेंज को जो है वो प्रेडिक्ट करना है ह्यूमंस और एनिमल्स के बिहेवियर्स के अंदर, किस तरीके से लोगों के, एनिमल्स के और जो है वो एनिमल्स और ह्यूमंस के जो हैं वो बिहेवियर्स किस तरह से चेंज होते हैं, उस चेंज को जो है वो प्रेडिक्ट करना है, उसको मेजर करना है, उसको समझना है, उसको एक्सप्लेन करना है और मुख्तलिफ सिचुएशंस के अंदर वो किस तरह से रिएक्ट करते हैं, उनका माइंडसेट किस तरह से बदलता है। दैट इज़ कॉल्ड साइकोलॉजी। साइकोलॉजी मीन एक्चुअली द स्टडी ऑफ माइंड्स ऑफ ह्यूमंस एंड एनिमल्स। सोशियोलॉजी के अंदर हम लोग स्टडी ऑफ पीपल इन रिलेशन टू देयर फेलो ह्यूमन बींग्स, हम उनके साथ रहने वाले लोगों के साथ
उनकी जो है वो रिलेशनशिप को स्टडी करते हैं और देखते हैं कि डिफरेंट रिलेशंस को के अंदर जो है वो ह्यूमन जो है लोग जो हैं वो किस तरह से रिएक्ट करते हैं, एक्ट एंड रिएक्ट करते हैं, कैसे डील करते हैं। तो ये जो तरीक़ाकार करना है ये सोशियोलॉजी के अंदर आएगा। और फिर उसके बाद है सोशल साइकोलॉजी। सोशल साइकोलॉजी एक्चुअली मिक्सचर ऑफ टू फील्ड्स, यानी सोशियोलॉजी भी इसमें आ जाएगी, साइकोलॉजी भी आ जाएगी। हम लोग इसके अंदर देखते हैं कि एन एरिया विद इन साइकोलॉजी, ये साइकोलॉजी का ही एक एरिया है दैट ब्लेंड्स कॉन्सेप्ट फ्रॉम साइकोलॉजी एंड सोशियोलॉजी। साइकोलॉजी और सोशियोलॉजी के कॉन्सेप्ट का मिक्सचर है दैट फोकसेस ऑन द इन्फ्लुएंस ऑफ पीपल ऑन वन अनदर। और इसका मकसद क्या है कि लोगों का एक दूसरे के ऊपर किस तरह से जो है वो इन्फ्लुएंस होता है, इसको स्टडी करना। ठीक हो गया जी। एंथ्रोपोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी में हम लोग क्या करते हैं, द स्टडी ऑफ सोसाइटीज़ टू लर्न अबाउट ह्यूमन बींग्स एंड देयर एक्टिविटीज़। सोसाइटीज़ के बारे में, कल्चर्स के बारे में स्टडी करते हैं और उनके कल्चर्स के अंदर अकॉर्डिंग टू डिफरेंट कल्चर्स पीपल्स एक्टिविटीज़ हम लोग इसमें स्टडी करते हैं कि जब कल्चर वेरी करता है, कल्चर डिफरेंट हो जाता है, तो लोग डिफरेंट कल्चर्स के अंदर किस तरह से सरवाइव करते हैं और किस तरह से एक्ट एंड री एक्ट करते हैं। फिर उसके बाद है जी पॉलिटिकल साइंस, द स्टडी ऑफ द बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल्स एंड ग्रुप्स विद इन ए पॉलिटिकल इन्वायरमेंट। पॉलिटिकल इन्वायरमेंट के अंदर जहाँ पे पॉलिटिक्स हो रही हो, जहाँ पे जो है वो नेगेटिव या पॉजिटिव जो है आपके खिलाफ फोर्सेस जो है वो कार आमद हों, अमल में हों, आपके अगेंस्ट चल रही हों, तो उन फोर्सेस के अंदर जो है इंडिविजुअल्स और ग्रुप्स जो हैं वो किस तरीके से ख़ुद को जो है वो सरवाइव करवाते हैं और या उनके साथ कैसे जो है वो रिएक्ट करते हैं जब आपके ख़िलाफ़ जो है वो मुख्तलिफ़ किस्म की फोर्सेस भी काम कर रही हों। तो दैट इज़ पॉलिटिकल साइंस। तो ये मुख्तलिफ़ जो आपके सब्जेक्ट्स हैं, साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, सोशल साइकोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी और पॉलिटिकल साइंस, ये 5 जो सब्जेक्ट्स हैं इनसे मिल के आपका सब्जेक्ट ओबी बनता है। आगे नेक्स्ट है जी देयर आर फ्यू एब्सोल्यूट्स इन ओबी। इसमें मुख्तलिफ़ किस्म के आपके वेरिएबल्स जो हैं वो ओबी के अंदर जो आते हैं, ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर के अंदर आते हैं, उन पे बात होगी। सिचुएशनल फैक्टर्स, इसमें सबसे पहले का कॉन्टीजेंसी वेरिएबल्स। कॉन्टीजेंसी वेरिएबल्स ऐसे वेरिएबल्स को कहते हैं, ऐसे फैक्टर्स को कहते हैं हम लोग जो सिचुएशन टू सिचुएशन चेंज होते हैं। डिफरेंट सिचुएशन के अंदर उनकी वजह से डिफरेंट जो है वो आपके सामने जो है वो चीज़ें आती हैं। सिचुएशनल फैक्टर्स, वेरिएबल्स दैट मॉडरेट द रिलेशनशिप बिटवीन टू और मोर अदर वेरिएबल्स एंड इम्प्रूव द कोरिलेशन। ऐसे फैक्टर्स, ऐसे वेरिएबल्स जो 2 या 2 से ज़्यादा वेरिएबल्स के दरमियान जो रिलेशनशिप है उसको मॉडरेट कर दें, उसको चेंज कर दें, उसको स्ट्रेंथन कर दें या उसको वीक कर दें, तो उसको हम लोग कहते हैं सिचुएशनल फैक्टर्स। ठीक हो गया। तो ये कॉन्टीजेंसी वेरिएबल्स या सिचुएशनल फैक्टर्स एक ही चीज़ है। ठीक हो गया जी। देन इसके बाद आपके पास आ जाता है चैलेंजेस एंड अपॉर्चुनिटीज़ फॉर ओबी। चैलेंजेस एंड अपॉर्चुनिटीज़ फॉर ओबी। और आज की दुनिया के अंदर हम लोग यूँ कह सकते हैं कि ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है, लेकिन मामला ये है कि उसको बहुत सारे चैलेंजेस का सामना है और उसके लिए वही जो चैलेंजेस हैं एक्चुअली अपॉर्चुनिटीज़ हैं। अगर वो उन चैलेंजेस के ऊपर ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर जो है वो उनको ओवरकम कर लेगी तो फिर वो उसके लिए अपॉर्चुनिटीज़ बन जाती हैं और वो उसकी जो है वो स्ट्रेंथ्स बन जाती हैं। तो रिस्पॉन्डिंग टू ग्लोबलाइजेशन इंक्रीज़ वजह क्या है? ग्लोबलाइजेशन जो है जब बहुत ज़्यादा है, हम जानते हैं कि अब एक बिज़नेस एक मुल्क के अंदर काम नहीं कर रहा, एक छोटा सा बिज़नेस जो है वो भी बहुत दूर तक कई ममालिक के अंदर फैल चुका हुआ है, उसकी कई ब्रांचेज़ हैं और उन सारी जगहों पे जो एम्प्लॉइज़ बैठे हुए हैं आपको उनके साथ डील करना है, लिहाजा उसकी वजूहात, ग्लोबलाइजेशन की कई वजूहात हैं। तो ये जो वजूहात हैं यही ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर के लिए एक चैलेंज है और अपॉर्चुनिटी भी है।
इंक्रीज़ फॉरेन असाइनमेंट्स, यानी आपको बाहर से ऑर्डर्स मिलते हैं जिन पे आपने काम करना होता है। वर्किंग विद पीपल फ्रॉम डिफरेंट कल्चर्स, आपको मुख्तलिफ़ कल्चर्स के लोगों को साथ मिला के काम करना पड़ रहा है। कूपिंग विद एंटी कैपिटलिज्म बैकलैश, ठीक है। तो एंटी कैपिटलिज्म जो बैकलैश है उसको भी आपने टैकल करना है, उसको भी आपने फेस करना है। यानी जो है वो आप कह लें कैपिटलिस्ट एंड जो है वो सोशलिज़म, तो ये एक ब्लॉक है जो कहता है कि जी बिज़नेस को इतना ज़्यादा दूसरे मालिक के अंदर लेके जाने की ज़रूरत नहीं है। हम जो लोग इतने बड़े लेवल के बिज़नेस के अगेंस्ट हैं तो वो भी एक चैलेंज है आपके लिए। फिर उसके बाद ओवरसीइंग मूवमेंट ऑफ जॉब्स टू कंट्री विद लो कॉस्ट लेबर, जहाँ पर लेबर कॉस्ट लो है आपको वहाँ जाके काम करना है, आपको वहाँ जाके जो है वर्किंग करनी है, तो लिहाजा आपको डिफरेंट कल्चर्स के अंदर काम करना है। दैट इज़ द चैलेंज फॉर OB। फिर इसके बाद है जी मैनेजिंग वर्क फोर्स डाइवर्सिटी। डाइवर्सिटी का मतलब ये है कि आपको हेट्रोजीनियस लेबर के साथ जो है वो डील करना है, यानी आपको एक ही तरह के एम्प्लॉइज़ को डील नहीं करना, मेल एंड फीमेल को भी डील करना है। आपको जो है वो एज वाइज ओल्ड लोगों को भी डील करना है, यंग लोगों को भी डील करना है, आपको जो है डिफरेंट कल्चर्स के लोगों को डील करना है, आपको डिफरेंट रिलीजन्स के लोगों को डील करना है। दैट इज़ कॉल्ड वर्कफोर्स डाइवर्सिटी। तो इसमें ये है जी एम्ब्रेसिंग डाइवर्सिटी, आपको डाइवर्सिटी को भी लेकर चलना है। चेंजिंग US डेमोग्राफिक्स, यानी जो है यूनाइटेड स्टेट्स की जो है वो डेमोग्राफिक्स भी चेंज हो चुकी हुई हैं। और इम्प्लीकेशंस फॉर मैनेजर्स को इसके अंदर क्या करना है, रिकग्नाइजिंग एंड रिस्पॉन्डिंग टू डिफरेंसेस, उसको देखना है कि कल्चर टू कल्चर या रिलीजन टू रिलीजन जो चीज़ें वेरी करती हैं उनको भी मैनेज करके साथ साथ फिर उसने अपनी ऑर्गेनाइजेशन का जो है वो सारा सिस्टम जो है वो चलाना है और उसके गोल्स को भी अचीव करना है। इससे अगली स्लाइड के अंदर हम लोग बात करेंगे चैलेंजेस एंड अपॉर्चुनिटीज़ फॉर OB जो है, उसी में फर्दर जो पॉइंट्स आते हैं। इम्प्रूविंग क्वालिटी एंड प्रोडक्टिविटी, अनदर चैलेंज फॉर OB इज़ क्वालिटी को भी आपको मेंटेन करना है और प्रोसेसिंग जो है प्रोसेस को भी री इंजीनियरिंग करना है। प्रोसेस जो है अपनी ऑर्गेनाइजेशन की जो प्रोडक्शन सिस्टम है उसको भी साथ साथ इम्प्रूव करना है, ठीक है। कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट भी लेके आनी है, तो दिस इज़ आल्सो अ चैलेंज। और फिर आपको अपने पिछले पॉइंट्स को नहीं भूलना, वो सारे के सारे इससे इंटर रिलेटेड हैं। यानी आप डिफरेंट कल्चर्स के लोगों को डाइवर्सिफाइड वर्कफोर्स को लेकर चल रहे हो और साथ आप क्वालिटी को भी इम्प्रूव कर रहे हो। रिस्पॉन्डिंग टू द लेबर शॉर्टेज, अब लेबर की शॉर्टेज है, यानी कि कई जगह ऐसी हैं जहाँ पे आपको लेबर कम मिलती है, वर्कफोर्स की शॉर्टेज है, तो उस सूरत हाल में भी आपको जो है वो काम करना है, अपनी ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को अचीव करना है। चेंजिंग वर्क फोर्स डेमोग्राफिक्स, फ्यूअर स्किल्ड लेबर्स हैं, अर्ली रिटायरमेंट्स एंड ओल्डर वर्कर्स हैं आपके पास, ठीक है। बहुत जल्द रिटायरमेंट कई जगहों पे लोग लेते हैं और वर्कर्स आपके पास अगर ओल्ड हैं तो आप उस सूरत में किस तरह से काम करेंगे। देन यू हैव टू यूज़ योर बिहेवियर, यू हैव टू फेस द चैलेंज एंड अचीव योर गोल, ठीक है। देन इसके बाद है इम्प्रूविंग कस्टमर सर्विस, आपको कस्टमर सर्विस को भी इम्प्रूव करना है और ये एक बहुत इम्पोर्टेंट एरिया है OB के लिए। आपको हर कल्चर के लोगों को समझ के उनको उनकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक जो है वो ट्रीट करना है, डील करना है और फिर आप लोग जो है वो अपने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर सकते हैं। इंक्रीज्ड एक्सपेक्टेशन ऑफ सर्विस क्वालिटी, आपकी सर्विस क्वालिटी बेहतर होनी चाहिए और वो तब तक पॉसिबल नहीं है जब तक आप उस कल्चर को नहीं समझते, आप उसकी रिक्वायरमेंट्स को नहीं समझते, आप अपने बिहेवियर को नहीं चेंज करते। कस्टमर रिस्पॉन्सिव कल्चर आपको बनाना है और ये भी एक चैलेंज है फॉर OB। फिर उसके बाद है व्हाट इज़ क्वालिटी मैनेजमेंट। क्वालिटी मैनेजमेंट से क्या मुराद है, इंटेंस फोकस ऑन द कस्टमर। क्वालिटी मैनेजमेंट मींस आपको हर वक्त अपने कस्टमर की रिक्वायरमेंट पे नज़र रखनी है। कंसर्न फॉर कॉन्टीन्यूस इम्प्रूवमेंट, आपको मसलसल अपनी इम्प्रूवमेंट लेके आनी है प्रोडक्शन के अंदर या प्रोडक्ट क्वालिटी के अंदर। इम्प्रूवमेंट इन द क्वालिटी ऑफ एवरीथिंग द ऑर्गेनाइजेशन डज, आपकी ऑर्गेनाइजेशन जो भी करती है, चाहे वो प्रोडक्शन करती है, सर्विसेज देती है,
उसके हर एक प्रोसेस के अंदर आपको मुसलसल जो है वो इम्प्रूवमेंट लानी है, एक्यूरेट मेजरमेंट करनी है हर चीज़ की, एंड एम्पावरमेंट ऑफ एम्प्लॉइज़, और एम्प्लॉइज़ को एम्पावर भी करना है। तो दीज आर एक्चुअली दी करैक्टरिस्टिक्स और दी फीचर्स ऑफ क्वालिटी मैनेजमेंट। फिर इसके बाद है जी इम्प्रूविंग क्वालिटी एंड प्रोडक्टिविटी। हाउ कैन वी इम्प्रूव क्वालिटी एंड प्रोडक्टिविटी? क्वालिटी मैनेजमेंट का ही ये पार्ट है। द कॉन्स्टेंट अटेनमेंट ऑफ कस्टमर सेटिस्फैक्शन थ्रू द कॉन्टीन्यूस इम्प्रूवमेंट ऑफ ऑल ऑर्गेनाइजेशनल प्रोसेसेस रिक्वायर एम्प्लॉइज टू रीथिंक व्हाट दे डू एंड बिकम मोर इन्वॉल्व इन वर्क फोर्स डिसीजंस। तो ये पहले भी बात हुई है कि ये मुख्तलिफ करैक्टरिस्टिक्स जो हैं वो आपको, अगर क्वालिटी इम्प्रूवमेंट आप करना चाहते हैं तो आपको इन पे काम करना होगा। और प्रोसेस री इंजीनियरिंग का फीचर भी पहले डिस्कस हो चुका हुआ है, लेकिन बहरहाल इसको दोबारा से यहाँ पे स्लाइड में शामिल किया अगर थोड़ा वाजे हो जाए। आस्क मैनेजर टू रिकंसीडर हाउ वर्क वुड बी डन एंड देयर ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर्ड इफ दे वर स्टार्टिंग ओवर इंस्टेड ऑफ मेकिंग इंक्रीमेंटल changes in processes. Re-engineering involves evaluating every process in terms of its contribution। तो हर प्रोसेस को evaluate करें कि उसका contribution कितना है और उसको पहले से बेहतर करते जाएं। ठीक है जी, ये काम है क्वालिटी के हवाले से इम्प्रूवमेंट के लिए। चैलेंजेस एंड अपॉर्चुनिटीज़ फॉर ओबी की फ़र्दर जो है वो अभी कंटिन्यूटी या उसके ही रिलेटेड कुछ पॉइंट्स हैं। इम्प्रूव करना पीपल स्किल्स को, एम्पावरिंग पीपल, स्टिमुलेटिंग इनोवेशन एंड चेंज। ठीक है ना, चेंज और इनोवेशन मुसलसल आपकी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आ रही है और उसके अंदर आपने उसको किस तरीके से स्टिमुलेट करना है, किस तरीके से उसको लेकर चलना है। कूपिंग विद टेम्परेरीनेस, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आज एक चीज़ है और उसको कल को आपको बदलना है, तो दैट इज़ अ न्यू सिचुएशन। फिर उस सूरत में आप क्या करेंगे? वर्किंग विद नेटवर्कड ऑर्गेनाइजेशन, आपको नेटवर्कड ऑर्गेनाइजेशन यानी पूरी दुनिया से जुड़े हुए हैं आप और ऐसी ऑर्गेनाइजेशन में आप काम कर रहे हैं। हेल्पिंग एम्प्लॉइज़ वर्क बैलेंस बैलेंस वर्क लाइफ कॉन्फ्लिक्ट्स, आपने एम्प्लॉइज़ की जो है वो लाइफ और उनके वर्क का बैलेंस भी क्रिएट करना है, यानी ओवर बर्डनाइज नहीं करना। और इसके हवाले से मुख्तलिफ लॉज भी हैं जो आप पे चेक रखते हैं, फिर उस सूरत हाल को आप कैसे फेस करेंगे। इम्प्रूविंग एथिकल बिहेवियर, और एम्प्लॉइज़ के एथिकल बिहेवियर को भी इम्प्रूव करना है। दिस इज़ आल्सो अ चैलेंज फॉर ओबी। और ये आपकी चैलेंजेस एंड अपॉर्चुनिटीज़ फॉर ओबी एक प्रॉपर पूरा फुल फ्लैज क्वेश्चन बनता है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और इस चैप्टर के अंदर अगर हम लोग बात करें तो सबसे पहले हमने डिस्कस किया जी मैनेजमेंट के हवाले से कि व्हाट इज़ मेंट बाय मैनेजमेंट, व्हाट इज़ मेंट बाय मैनेजर, मैनेजर के रोल्स, मैनेजमेंट स्किल्स कौन से हैं, और इस तक यहाँ तक एक पूरा जो है वो एक टॉपिक हो जाता है। फिर उसके बाद ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर और उससे रिलेटेड जो आपके डिसिप्लिन्स हैं वो एक क्वेश्चन बन जाता है। और एक और सवाल यहाँ पे बनता है, व्हाट आर द डिफरेंट चैलेंजेस एंड अपॉर्चुनिटीज़ फॉर ओबी, तो ये आपका थर्ड क्वेश्चन बन जाता है। फिर इसके बाद आपके पास बेसिक ओबी मॉडल है, उसकी स्टेज 1 पे अगर हम बात करते हैं तो मॉडल क्या कहता है, एन एब्स्ट्रैक्ट ऑफ रियलिटी। मॉडल क्या होता है? ये रियलिटी का एक एब्स्ट्रैक्ट होता है, उसकी समरी होती है, उसका खाका होता है, सिंप्लीफाइड रिप्रेजेंटेशन ऑफ सम रियल वर्ल्ड फिनोमेनन, दुनिया के हकीकी दुनिया के किसी फिनोमेनन का ये सिंप्लीफाइड जो है वो रिप्रेजेंटेशन होती है, उसको दिखाता है ये मॉडल जो है। तो इसके अंदर जो है वो मुख्तलिफ वेरिएबल्स के ऊपर बात की गई है। जस्ट इनके ऊपर जो है वो इतनी बात करनी है हमने कि इनको डिफ़ाइन करना है, हमने इनकी डेफिनेशन हमने समझनी है, कौन से वेरिएबल्स हैं जो आम तौर पे आपके ओबी के फील्ड से लिंक करते हैं। तो डिपेंडेंट वेरिएबल्स को पहले डिस्कस करते हैं। व्हाट इज़ डिपेंडेंट वेरिएबल? अ वेरिएबल दैट इज़ डिपेंडेंट मीन जो मुनहसर हो, जो इन्हसार करता हो किसी और वेरिएबल पे, उसके चेंज होने से ये चेंज हो जाता हो। ठीक हो गया। अ रिस्पॉन्स दैट इज़ अफेक्टेड बाय एन इंडिपेंडेंट वेरिएबल। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कहता हूँ कि जी अगर तुम आओगे तो मैं तुम्हारे साथ बाहर जाऊँगा, तो किसी का मेरी तरफ आना जो है वो क्या है, वो इंडिपेंडेंट है, यानी वो आएगा तो मैं उसके साथ बाहर जाऊंगा, तो मैं क्या हूँ, मैं डिपेंड कर रहा हूँ उस पर। तो इसी तरह वेरिएबल्स हैं। अब अगर ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉइज़ का टर्नओवर ज़्यादा होगा तो टर्नओवर ज़्यादा होने से क्या होगा,
परफॉर्मेंस लो होगी, इसका मतलब परफॉर्मेंस डिपेंडेंट है ऑन टर्नओवर ऑफ एम्प्लॉइज़। अच्छा, तो इसको हम लोग इस तरह से देखते हैं कि आप लोगों का जो वाई है और एक्स है, हमने दो एक्सिस बनाए, वाई एक्सिस एंड एक्स एक्सिस, ठीक हो गया। अब जो आप लोगों का वाई है दैट इज़ डिपेंडेंट वेरिएबल एंड इट इज़ डिपेंडिंग ऑन वेरिएबल एक्स दैट इज़ इंडिपेंडेंट वेरिएबल। फॉर एग्ज़ाम्पल हम कहते हैं कि अगर प्राइस जो है वो बढ़ती है, अगर प्राइस जो है वो बढ़ती है तो हमारी सेल्स की जो है वो वैल्यू भी बढ़ जाती है, ठीक है। अगर प्राइस बढ़ेगी तो हमारी सेल्स भी इंक्रीज़ हो जाएंगी। तो अब यहाँ पे प्राइस बढ़ना जो है वो एक्स है, अगर नंबर ऑफ़ यूनिट्स की सेल उतनी ही रहे तो, ठीक है। और उसी तरह से वाई जो है वो हमारी जो है वो सेल्स की टोटल वैल्यू वाई है तो वो भी इंक्रीज़ कर जाएगी। तो अब जो है यहाँ पे कुछ डिपेंडेंट वेरिएबल्स पे बात कर लेते हैं। ए परफॉर्मेंस मेजर दैट इंक्लूड्स इफ़ेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी। ए परफॉर्मेंस मेजर, प्रोडक्टिविटी का क्या मतलब है, ए परफॉर्मेंस मेजर दैट इंक्लूड्स इफ़ेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी। अब इफ़ेक्टिवनेस क्या है, अचीवमेंट ऑफ गोल, अचीवमेंट ऑफ गोल, हमने जो टारगेट सेट किया वो हमने अचीव कर लिया, इट मीन्स वी आर इफ़ेक्टिव, हमने इफ़ेक्टिवनेस दिखाई। और एफिशिएंसी क्या है कि हमने जो है वो इनपुट्स के रेशो को सामने रखते हुए आउटपुट्स कितनी अचीव की। अगर हमने कम इनपुट्स लगा के ज़्यादा आउटपुट हासिल की, इट मीन्स वी आर मोर एफिशिएंट। अगर हमने जो है वो ज़्यादा इनपुट लगाई और उसके मुकाबले में आउटपुट हमारी कम रही तो वी आर लेस एफिशिएंट। द रेशो ऑफ इफ़ेक्टिव आउटपुट टू द इनपुट रिक्वायर्ड टू अचीव गोल। तो एक्चुअली एफिशिएंसी डिपेंड करती है, एफिशिएंसी का पता ही तब चलता है जब हम कंपेयर करते हैं कि हमने जो इनपुट्स लगाए थे उनके मुकाबले में हमारी आउटपुट कितनी है। अगर इनपुट ज़्यादा है और आउटपुट कम है तो हम लेस एफिशिएंट हैं। अगर हमने इनपुट थोड़ी लगाई है और आउटपुट हमें ज़्यादा मिली है तो हम मोर एफिशिएंट हैं। तो ये है जी आपका प्रोडक्टिविटी का जो एक वेरिएबल है दैट इज़ डिपेंडेंट ऑन इफ़ेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी, ठीक है। तो इसके बाद हम बात करते हैं फर्दर डिपेंडेंट वेरिएबल्स पे। वो है जी एब्सेंटिज़म। एब्सेंटिज़म क्या होता है, दी फेलियर टू रिपोर्ट टू वर्क, दी फेलियर टू रिपोर्ट टू वर्क, यानी आप काम पे नहीं जाते, जॉब पे नहीं जाते, अपनी ड्यूटी पे नहीं जाते। टर्नओवर एक वेरिएबल है, टर्नओवर मीन वॉलंटरी एंड इनवॉलंटरी परमानेंट विदड्रॉल फ्रॉम एन ऑर्गेनाइजेशन, यानी जॉब से वॉलंटरी या इनवॉलंटरी, चाहे आपको निकाल दिया जाता है चाहे आप खुद छोड़ देते हो ऑर्गेनाइजेशन से, और जॉब छोड़ना जो है वो टर्नओवर कहलाता है। देन इसके बाद है एक और जो है वेरिएबल, वो है ऑर्गेनाइजेशनल सिटीजनशिप बिहेवियर, OCB। ऑर्गेनाइजेशनल और डिस्क्रिशनरी बिहेवियर दैट इज़ नॉट पार्ट ऑफ एन एम्प्लॉयज़ फॉर्मल जॉब रिक्वायरमेंट बट दैट नेवरदलेस प्रमोट्स द इफेक्टिव फंक्शनिंग ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। कहता है कि जी ऐसा बिहेवियर जो आप अपनी मर्ज़ी से अडॉप्ट करते हो, अपनाते हो, वो आपकी जॉब का फॉर्मल हिस्सा नहीं है, और लेकिन दैट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट फॉर योर जॉब, दैट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट फॉर योर जॉब। उससे आपका वो जो ऑर्गेनाइजेशन सिटीजनशिप बिहेवियर है वो एक्चुअली नेसेसरी है, ज़रूरी है, वो होना चाहिए। अगर वो आप उस बिहेवियर को अडॉप्ट करते हो तो एक्चुअली यू आर डूइंग वेल एंड यू आर actually giving your best for the organization। फिर उसके बाद है जी जॉब सेटिस्फैक्शन, ए जनरल एटीट्यूड टूवर्ड्स वंस जॉब, द डिफरेंस बिटवीन द अमाउंट ऑफ रिवार्ड वर्कर्स रिसीव्ड एंड द अमाउंट दे बिलीव दे वुड रिसीव। जॉब सेटिस्फैक्शन क्या होती है, ये जनरल एटीट्यूड है टूवर्ड्स जॉब, और ये उस डिफरेंस को शो करता है जो एक्चुअली वो वहाँ ऑर्गेनाइजेशन से रिवार्ड वसूल कर रहा होता है और जितना वो एक्सपेक्ट कर रहा होता है उसके अंदर जो फ़र्क है उसको। एक्चुअली वो अगर ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रहा था और उसको कम मिल रहा है तो हम कहते हैं उसको वो जो रिवार्ड कम मिल रहा है, इसका मतलब है वो लेस सेटिस्फाइड है, वो जॉब से सेटिस्फाइड नहीं है। और अगर उसको जो रिवार्ड मिल रहा है वो ज़्यादा मिल रहा है और इसका मतलब ये है कि वो मच सेटिस्फाइड है।
फिर इसके बाद ये आपके इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं, जिसके ऊपर जो है वो फर्दर बात होगी। इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स कौन कौन से होते हैं? द प्रीज्यूम्ड कॉज ऑफ सम चेंज इन द डिपेंडेंट वेरिएबल, ऐसी चीज़ें, ऐसे फैक्टर्स जिनकी वजह से आपके वो जो डिपेंडेंट वेरिएबल जिनका हमने पहले ज़िक्र किया है वो बदल जाते हैं, उनके अंदर चेंज आती है, वो फैक्टर जो हैं वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल कहलाते हैं। अभी हमने इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स को फर्दर आगे डिस्कस करना है आने वाले चैप्टर्स के अंदर। तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स कौन कौन से लेवल के हो सकते हैं? इंडिविजुअल लेवल वेरिएबल्स भी होते हैं, ग्रुप लेवल भी, और ऑर्गेनाइजेशनल या सिस्टम लेवल वेरिएबल्स भी होते हैं। ठीक हो गया जी। तो ये था आपका जनाब चैप्टर नंबर 1, जिससे रिलेटेड आपको स्टडी कर लेना है। इसमें 3 मेन आपके जो हैं वो लॉन्ग क्वेश्चन बनते हैं और कुछ इसके शॉर्ट क्वेश्चंस बनते हैं। बाकी कुछ टर्म्स थी वो शॉर्ट क्वेश्चंस के तौर पर पूछी जा सकती हैं, एमसीक्यूज़ में आ सकती हैं। तो होपफुली स्टूडेंट्स आपको जो है वो सिंपल 3 वर्ड्स में समझाया है। तो आप लोग इसको जो है वो सुन के, इसको नोट करके, इसको अच्छे तरीके से इंशाल्लाह तैयार कर लोगे। और जो है वो मज़ीद आपके आने वाले दिनों के अंदर जो है वो नेक्स्ट चैप्टर्स की भी जो है वो आपको जो है वो इसी तरह से रिकॉर्डेड जो है वो स्लाइड्स जो है वो मिल जाएंगी, साथ वीडियो रिकॉर्ड यानी सॉरी ये जो है ऑडियो रिकॉर्डिंग के साथ जो है आपकी स्लाइड्स आपको मिल जाएंगी। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।